क्लास 12 फिजिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बोर्ड और कम्पेटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। सोचो, एक इलेक्ट्रिक डिपोल और उसके बिल्कुल बीच वाली लाइन के परपेंडिकुलर एक पॉइंट। यहाँ पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट एक तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट दूसरी तरफ। तो नेचुरली लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो हो जानी चाहिए, लेकिन यहीं पर फिजिक्स सरप्राइज देती है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, बल्कि एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होती है। मैग्नीट्यूड भले ही कम हो, लेकिन डायरेक्शन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यही वो जगह है जहां डायरेक्शन की छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत करा देती है। तो चलो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिपोल को सुंदर से सीखते हैं। और हाँ, मी अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, जहां मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बायोलॉजी, NCERT+, JEE, NEAT focused concepts, smart problem solving techniques, daily practice and expert guidance, online live classes, recorded video lectures, anytime access, free demo sessions, doubt solving and mentor support, special discount offers. देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। डाइपोल ले लेंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज एक है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2d। और बीच में हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे जहां पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर भी वही कहानी है, पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो बाहर की ओर होता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अंदर की ओर होता है, इधर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला लेंथ आधा अगर इसका लेंगे ना, तो ए वाला लेंथ कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ डी है। ये वाला पॉइंट ओ ले लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर भी हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों के वजह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। और यहाँ पर हम लोग को वेक्टर सम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या जरूरत पड़ेगा? डिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा। डिस्टेंस एक बार देख लो कैसे निकालोगे तुम लोग। डिस्टेंस हम लोग को ए बी और ए सी दोनों निकालना पड़ेगा। ए बी डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर हम लोग क्या लेंगे? ए बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से निकालना है ना, तो ए पूरा डिस्टेंस हम लोग को लेना पड़ेगा। और ए डिस्टेंस कितना होगा? ए डिस्टेंस देखो, ए वाला आर है, ए वाला हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट नहीं लिखते क्योंकि होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर निगेटिव की वजह से निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। ठीक है ना, या फिर क्यू मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते हैं, क्यू बाई ए वाला डिस्टेंस हम लोग को ए सी लेना पड़ेगा, है ना, और ए सी का होल स्क्वायर। तो ए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेम आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्योंकि ए वाला डिस्टेंस फिर से डी है, ए वाला डी है और ए वाला फिर आर है, ए आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक तो इस डायरेक्शन में है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ए वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई प्लस क्यू, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ए वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ए वाला भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से नीचे वाला जो पार्ट होगा ना, ई प्लस क्यू कॉस थीटा होगा। ये रूल होता है, ठीक है ना। अगर मान लो कि इस टाइप से ब्रेक करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला ए वाला जो रहता है ना, ए अगर डिस्टेंस आर है तो ए वाला आर कॉस थीटा होगा, जो मतलब साथ में लगा रहता है ना थीटा के साथ, वो कॉस थीटा होता है, और जो थीटा के सामने होता है ना, वो साइन थीटा होता है। तो देखो, ए थीटा के साथ लगा हुआ था तो इसको ए कॉस थीटा नाम दे दिए, और जो ऊपर वाला जाएगा ए प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से फिर इसको ब्रेक करो, जो नीचे की ओर आ रहा है, इसको ब्रेक करोगे तो इसका भी दो पार्ट होगा। हाँ, लेना जरूरी, क्यों जरूरी है वो हम बता रहे हैं। इसका देखो, ए वाला जो है एंगल, ए वाला भी थीटा हो जाएगा ना। ए वाला अगर थीटा है तो यहाँ से जेड बन रहा है, ए वाला भी थीटा हो जाएगा। तो
इस लाइन का दो कंपोनेंट लो, तो इधर आ जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। क्या ये ब्रेक करना क्यों जरूरी था? ब्रेक करना जरूरी इसलिए है ना क्योंकि देखो ये वाला दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन में रहता तो हम लोग इजीली जोड़ लेते हैं। मान लो कि दो फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर ही लग रहा है, दूसरा आदमी भी इधर ही फोर्स लगा रहा है, तो दोनों का ऐड हो जाएगा। दोनों मान लो कि 5-5 न्यूटन दोनों लगा रहा है, तो हम बोल देंगे 10 न्यूटन लग रहा है फोर्स, और ऑब्जेक्ट इधर ही जाएगा। लेकिन मान लो कि एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो कुल मिलाकर के ऑब्जेक्ट किधर जाएगा ये पता करना तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको और या इसको, इसी को मान लो कि ये तिरछा है, जो तिरछा लाइन रहता है ना उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ये तिरछा लाइन है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक इधर एक इधर। अब इसमें से इसमें इसको घटा लेंगे, एक तो ए फोर्स है एक तो ए फोर्स है, ये दोनों अब घटाना सिंपल हो गया क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। यहाँ पर वही हो रहा है, देखो इसके वजह से इसको जब दो पार्ट में हम ब्रेक किए ना तो एक पार्ट ऊपर जा रहा है एक पार्ट इधर जा रहा है, और जब इसको ब्रेक किए तो इसका भी एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो ए वाला और ए वाला कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कट आउट कर लिया क्योंकि जितना ऊपर उतना ही नीचे। और ये दोनों देखो एक डायरेक्शन में हो गया, एक डायरेक्शन में हो गया तो इसको इजीली हम लोग जोड़ सकते हैं। तो अब हम लोग का ई टोटल जो होगा ना, ई टोटल हो जाएगा, देखो यहाँ पर ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों कॉस ही है ना, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, इन दोनों को अब जोड़ लेंगे हम लोग। अब चलो इसको जोड़ते हैं। तो ई पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आया था, आर इंटू कॉस थीटा, और इसका वैल्यू आया है प्लस सेम आया था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों का सेम आया था। तो दोनों को मिला करके 2 हो जाएगा, ऐसा ऐसा टोटल 2 हो गया, 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साथ में एक कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, ए वाला थीटा है तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं डी बटा एच ना, बेस बटा हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है ए वाला डी, और हाइपोटेनस कितना है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक कॉस थीटा का ये वैल्यू हम लोग अभी यूज कर लेंगे, हो जाएगा 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कितना आया था बोलो तो डी बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। अब उसके बाद इसको काट सकते हैं हम लोग या फिर छोड़ देते हैं, आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। ये देखो ऊपर में आ गया 2QD बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए वाला देखो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2 है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहाँ से इक्वल टू 2QD को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, P बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें हम लोग पढ़े थे कि D बहुत छोटा होता है तो D खत्म हो जाएगा, तो 1/r स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहाँ से 2 कैंसिल, तो बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा कितना आर क्यू ना, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये दूसरा डेरिवेशन। तो देखो इस चैप्टर में टोटल मिला करके कम से कम 8 या 10 डेरिवेशन होगा। 8-10 डेरिवेशन अगर ठीक से कर लेते हो ना तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें थ्योरी और कुछ है ही नहीं, वही ये जो डेरिवेशन है 8-10 वो है।